नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ नाज़िया मौजूद हैं। नाज़िया, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अंबर, मुझे बुलाने के लिए। वंदे मातरम। नाज़िया, अभी हमारे देश में विधानसभा के चुनाव हुए कई राज्यों में, इनफैक्ट बड़े राज्य थे जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और भी कई राज्य। लेकिन ये बड़े राज्यों की मैं बात कर रही हूँ और जहाँ पर इन 4 में से 3 में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला और मतलब एकदम ऐतिहासिक हमें चुनावी नतीजे देखने के लिए मिले। लेकिन इंडिया अलायंस को देखकर काफ़ी मोहब्बत की दुकान और ये वो राहुल गांधी की यात्रा, बहुत कुछ हुआ। कुछ असर देखने नहीं मिला और उसके फौरन बाद ही राहुल गांधी अब फॉरेन विजिट पर भी चले गए हैं, साउथ एशियन कंट्री की विजिट पर गए हैं। किस तरह से देख रही हैं आप इस पूरे रिजल्ट को? जैसे रोजाना कौवा मॉर्निंग में काय काय करता है, चिड़िया दाना चुगती है, तो उसी तरीके से कांग्रेस हारता है। रोजमर्रा की बात अब हो चुकी है। और वाकई में अंबर, आपने सही कहा कि मोहब्बत की दुकान बंद होती हुई दिखाई दी, और मुझे उसी मोहब्बत की दुकान में मुरब्बा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। मुरब्बा बेचा और खरीदा जा रहा है। बात ऐसी है कि फिर से राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं। शायद इस बार जरूर 52 साल की उम्र में मैच्योर होकर के आएंगे, जरूर आएंगे। जैसे कांग्रेस के सारे कांग्रेस समर्थक को और कांग्रेस के तमाम लीडरों को और सोनिया गांधी जी जो फिरंगी औरत हैं इटली की, उनको जैसे भरोसा है कि जितनी बार राहुल गांधी 52 साल की उम्र में विदेश यात्रा करते हैं और वो मैच्योर होकर आने का एक खदशा रहता है, एक ब्रेकिंग न्यूज रहता है, तो इस बार भी ऐसा कोई ब्रेकिंग न्यूज जरूर बनेगा कि इस बार 52 साल की उम्र में राहुल गांधी बाबा और गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग मैच्योर होकर के आ गए हैं। ऐसा है कि जिसके परिवार ने भारत को तोड़ने की और भारत को खत्म करने की, भारत को खंडर बनाने की पूरी रणनीति और पूरी राजनीति रची थी, जिसके बाप दादा ने भारत को तोड़ा था, वो भारत जोड़ने के लिए निकले थे। और कहीं ना कहीं उस भारत जोड़ो यात्रा पर उनको इतना ज्यादा विश्वास हो गया था कि अब तो हर जगह देखो बस हाथ पे ही मोहर लग जाएगी। और इतना ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस का था कि उन्होंने इंडिया अलायंस किया तो जरूर था, लेकिन इंडिया अलायंस के सब एक दूसरे को कभी टुच्चे नेता कह रहे थे, कभी अखिलेश भखलेश कह रहे थे, एक दूसरे को ही गाली गलौज करते हुए हम लोगों ने देखा एक दूसरे इंडिया अलायंस में से। इंडिया अलायंस की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, इंडिया अलायंस का कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, इंडिया अलायंस का कोई एक जो फोकस होता है वो कोई फोकस नहीं था, इंडिया अलायंस का कोई एक प्रथम मुख्य नेता नहीं था। जब भी इंडिया अलायंस के 28 माता के रावण खड़े होते थे तो सब अपने आप में एक दूसरे को देख करके यही सोचते थे, प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे, प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे। मानो जैसे कि हर महीने हम लोगों को एक नया प्रधानमंत्री मिलता अगर इंडिया अलायंस की कोई जीत होती। तो जनता भी बेचारी सोच पड़ी कि 28 लोग और हर महीने एक नया प्रधानमंत्री चुनने से ज्यादा बेटर ये नहीं होगा कि जो व्यक्ति भारत को इकोनॉमिकली, जीडीपी के द्वारा, डिफेंस के द्वारा, हर तरीके से भारत को इतनी उन्नति दिलाया है, भारत को आज पूरी दुनिया में सर्वप्रथम ला करके खड़ा कर दिया है, भारत की महिलाओं को उन्होंने वंदन अभिनंदन किया है, भारत की महिलाओं को उन्होंने शिव शक्ति का नाम दिया है, तो चले हम उसी को दोबारा वोट करते हैं। और राजस्थान की वोटिंग, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने राजस्थान का रिजल्ट देखा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए मैं बिल्कुल चिंतित नहीं थी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि मध्य प्रदेश में फिर से सरकार आएगी, और 15 साल 18 साल से वहां पर सरकार बनी हुई थी। और जो कार्य होता है, जो उनका एक पोलाइट नेचर है, जो उनका एक डाउन टू अर्थ का जो एक नेचर है, एक वीवीआईपी का जो सिंह नहीं खड़ा हुआ है शिवराज सिंह चौहान जी के सर पर, तो वो चीजें ये दर्शा ही रही थी कि मध्य प्रदेश वेरी क्रिस्टल क्लियर कि वो जीत कर आएगी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं चिंतित थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए, और मेरी चिंता राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा थी, और तब ज्यादा बढ़ गई थी जब राजस्थान के ही एक कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में ये कहा था कि राजस्थान बलात्कार में टॉप नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि राजस्थान में मर्द रहते हैं, इसलिए तब मुझे ऐसा एहसास हुआ था
कि यहाँ पर रद्दोबदल होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर एक चेंज आना बहुत जरूरी है। और 24 घंटे के अंदर हमने काफी उठापटक और काफी बड़ा चेंज हमने देखा भी बाल मुकुंद आचार्य जी के हाथों से, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई। मैं कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी जो मोदी जी को पनौती कह रहे थे, आज एक बार फिर से 3 राज्यों में भारी बहुमत की जीत मोदी जी को चुनौती बना करके राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के सामने खड़ा कर दिया है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज मोहल्ले की पार्टी होकर के रह गई है और आने वाले 2024 में गली कूचों की पार्टी होकर के रह जाएगी। मुझे तो इस चीज का भी शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेशनल टैग ही हट जाए, कि नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो गली कूचा कांग्रेस पार्टी होकर के ना रह जाए। होता क्या है ना कि जब आप जरूरत से ज्यादा अपने आप को बहुत घमंड और अपने टाइटल पर बहुत ज्यादा आप घमंड करने लगते हैं तो वो चूर होना ही होता है। राहुल गांधी को ऐसा लगा था कि ये नेपोटिज्म की सरकार हमेशा चलती रहेगी। राहुल गांधी को ऐसा लगा था कि गांधी टाइटल हो जाना ही भारत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। राहुल गांधी को ऐसा लगा था कि जितनी बार भी हम अपनी दादा और अपने पिता का नाम लेंगे उतनी बार हमारी सरकार आती चली जाएगी। राहुल गांधी ने ऐसा सोचा था कि वो बड़े आराम से अपने इंडिया अलायंस के माध्यम से वो सनातन धर्म को गाली गलौज करेंगे, और स्टालिन के पुत्र जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह रहे थे तब भी उन्होंने कोई कटाक्ष नहीं किया, तब भी उन्होंने उनको कुछ बोला नहीं और ना ही अपने इंडिया अलायंस से निकाला, बल्कि धर्मों की राजनीति वो खुद करना स्टार्ट कर दी है। अब बात आती है कि सिर्फ राहुल गांधी ने जनता को डिफेम या मलाइन नहीं किया, सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन नहीं किया, उन्होंने तो फादर ऑफ नेशन बापूजी को भी डिफेम और मलाइन कर दिया। क्योंकि हमने हमेशा जब भी हम बापूजी की कोई स्पीच यूट्यूब के माध्यम से पुरानी स्पीचेस सुनते हैं तो मैंने हमेशा इस चीज को नोट किया है कि बापूजी मोहनदास करमचंद गांधी जी अपनी स्पीच की शुरुआत किया करते थे रघुपति राघव राजा राम। तो तब मुझे याद आता था कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये गांधी का भारत तो कभी नहीं था, ये तो भगवान राम का ही भारत था। तो जब गांधी जी अपनी स्पीच में रघुपति राघव राजा राम कहते थे तो ये राहुल गांधी जो भगवान राम को और सनातन धर्म को ही मलाइन करने पर उतर आए हैं और मंदिरों में रखी हुई मूर्तियों को मनुष्य से वो जोड़ रहे हैं और मंदिरों में रखी हुई मूर्तियों को वो डिफेम और मलाइन कर रहे हैं, तो ये चश्मोचराग गांधी परिवार का करना क्या चाह रहा है। 82.7% सनातनियों को मलाइन करके, डिफेम करके, बेइज्जत करके, भगवान को बेइज्जत करके आप क्या समझ रहे थे कि आप जीत जाएंगे? तो जनता ने उल्टा तमाचा थुका करके दे दिया, थू किया और लगा दिया तमाचा अपने वोट के माध्यम से। जब इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन हम सुबह से टीवी चैनल्स पे थे, बड़े सवेरे से चर्चा हो गई थी, सुबह 5 बजे उठ के चले गए थे, दोपहर 2 बजे तक 3 बजे तक टीवी में हमने देखा लाइव, जब बहुत सारे रिपोर्टर्स वहां पे पहुंचे हुए थे कांग्रेस दफ्तर, तो श्री राम वहां पर पहुंचे हुए थे, मतलब कोई श्री राम के भेष में आया हुआ था और पोस्टर लगे हुए थे बड़े बड़े जय श्री राम के, और श्री राम की तस्वीरें लगी हुई थी बहुत बड़ी बड़ी एकदम लाइफ साइज। तो ये बड़ा बदलाव देखने के लिए नजर आया वहां पे। इनफैक्ट लड्डू भी बन गए थे लेकिन वो लड्डू फूट गए। ये नहीं अम्बर, गलत बात, लड्डू फूटे नहीं। लड्डू तो तब फूटते जब गांधी परिवार जीतता। वो लड्डू जो ऑर्डर दिए गए थे, बने थे और दिल्ली के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में सज करके रखे हुए थे, जब 3 राज्यों में बुरी तरीके से मुंह के बल गिरे और हारे बुरे तरीके से, तब उसी लड्डू में सुतली बम लगा करके अपने अपने पैंट में उन लोगों ने डाल लिया, जिसको हम लोगों ने कल से देखा है कि ट्वीट के माध्यम से वो सुतली बम वाला लड्डू जो है ना, बम नुमा, वो फूट रहा है। और ये कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं और समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि इसको हम अपनी जीत ही समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में ये चीज साबित हो गया कि नॉर्थ और साउथ ये साबित कर चुका है कि कौन कितना बड़ा है और कौन कट्टर हिंदू है और कौन लिबरल है। ये ऐसे बेवकूफाना ट्वीट जो है वो कांग्रेस के समर्थक और लीडर लोग करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो हार को एक्सेप्ट ना करने की जो एक हैबिट है
वो राहुल गांधी को भी है और पूरे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के समर्थकों को भी है। बात आपने उठाई, ये सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि अब हार के बाद से जो, हालांकि नतीजे आने शुरू भी नहीं हुए थे, पहले से ईवीएम का रोना तो बहुत पुराना है, लेकिन अब इन नतीजों के बाद जो ये नॉर्थ और साउथ हुआ है, इनफैक्ट ये कह डाला कि नॉर्थ वाले तो कट्टरवादी होते हैं और साउथ वाले बड़े सेक्युलर होते हैं, तो ये तो बड़ी बहुत ही निराधार सी बातें नहीं, क्योंकि हम साउथ में देखते हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा कट्टरवाद नजर आता है, हिंदुओं का नहीं नजर आता लेकिन दूसरे लोगों का नजर आता है। तो आपका कट्टरवाद कट्टरवाद, लेकिन दूसरे अगर सही चॉइस सही कदम उठाते हैं तो वो कट्टरवाद नहीं। मुझे तो खुशी है कि अगर सनातनी जाग गए हैं नॉर्थ के, अगर सनातनी को ये याद आ चुका है कि भगवान राम को और सनातन धर्म को जो भी मलाइन करेगा वोट के माध्यम से उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तो अगर पूरा नॉर्थ जाग गया है तो साउथ को जगाने में प्रॉब्लम क्या है? साउथ को भी जगाया जाएगा। और टी राजा जी है ना, वहां पर जीते हैं ना, हालांकि बहुत सारे वायलेंस करने की कोशिश की गई, हालांकि वहां पर अवेसी जी से लेकर के कांग्रेस से लेकर के सारी पार्टियां एक हो गई थी टी राजा को हराने के लिए। टी राजा के बूथ को बहुत देर से स्टार्ट किया गया, वहां के बूथ में खास करके दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को बैठाया गया, कांग्रेस वाले ने भी मुसलमानों को बैठाया दाढ़ी टोपी वाले, और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने भी दाढ़ी टोपी वाले को बैठाया। कहीं ना कहीं टी राजा को हराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो भारी बहुमत से जीत करके उन्होंने अपनी सीट को बचाया है। जो जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर उन्होंने जीत करके दिखाया है। तो जहां पर तेलंगाना में हमारे बहुत कम सीटें थी, वहां पर अगर 8-9 सीटें आई हैं तो मुझे लगता है कि बिस्मिल्लाह तो हो गया है, बरकत अल्लाह करना बाकी है। तो स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ कांग्रेस मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है, जो जो जनता कर रही है, बिल्कुल जनता कर रही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि 2024 में जो हम महातांडव देखने वाले थे अब वो बहुत स्मूथ हो चुका है। अब की बार 400 पार, और हैशटैग मोदी गारंटी इज इनफ। बिल्कुल, ये बात तो है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भरोसा जनता से कहते हैं कि आपको मेरा विश्वास करना है, मेरा भरोसा है, तो वो उतना काफी है, जनता उस बात पे विश्वास रखती है और उस भरोसे पर वो खरे भी उतरे हैं। ये सामने है क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है जो कहा है, और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। नाज़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।